ऑलराइट गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। ये बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मान लो u जो है वो है 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ था 6i कैप प्लस 8j कैप। इसको हमें फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड रेंज। वो कैसे फाइंड करेंगे जबकि हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है r इज इक्वल टू, देखना, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट? सो वी कैन ब्रेक दिस फॉर्मूला इन r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो वे? ठीक। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता r इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है बच्चों, यू कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। बोलो, मैं ये भी लिख सकता दैट r इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। बच्चों, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता दैट r इज इक्वल टू 2 यू एक्स इंटू यू आई बाई जी। बोला यार, अगर आप रेंज का फॉर्मूला ये लिखते हो, ठीक है, अगर आपने रेंज का फॉर्मूला ये लिख डाला तो लाइफ जिंगल आला, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। क्यों कुछ नहीं बचेगा? क्योंकि u जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो यू एक्स तो ये है, यू वाई ये। अब बताओ क्या बचेगा? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 6 इंटू 8 बाई 10। और ये जिस जो भी वैल्यू आएगी इसकी, वही हो जाएगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। I mean, that is the answer of the question. Clear? So this is what we have discussed in that we had velocity in vectorial form, and from the given velocity you have to find the uh, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और बहुत इजीली वो हो चुका है, क्योंकि जब रेंज आपको फाइंड करनी हो तो आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करिए। एंड दिस फार्मूला इज वेरी वेरी कोरिलेटेड विथ वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ velocity, like 2 times of ux component of velocity into ui component of velocity by g. That is a, from there we will put the value and we'll get the answer. So okay, let's move for the next question. Next question क्या बोल रहा है, देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया with a velocity v, और विल से u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विथ u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब जब वेलोसिटी ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, धीरे धीरे डाउन होएगा, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो आपको बतानी है कि कितने टाइम बाद ऐसा होएगा। ठीक है, कितने टाइम बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? समझना कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और जब मैं प्रोजेक्ट किया तो मेरी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u मीटर पर सेकेंड थी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना है? v मीटर पर सेकेंड है। और दोनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो गए तो पूछ रहा है कितना टाइम बाद ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कब है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना जरा क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि जब मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया ये u मीटर पर सेकेंड से, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये एंगल थीटा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा j कैप? ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ। बोलो, यही मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा। मैंने वेक्टोरियल फॉर्म में बस लिख दिया तो लिख दिया।
अब मेरा जो फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो जब तक हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वेलोसिटी चेंज नहीं होंगे, पर वर्टिकल में फोर्स है उसके चेंज हो जाएंगे। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी होने वाली है वी एक्स, वो तो सेम रहेगी, यू कॉस थीटा, राइट। पर जो वेलोसिटी होने वाली है वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज वी वाई, वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या होगा, u sin theta minus gt. Now we can combine and write down this as a v vectorial, that is u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. Understood? समझ गए? समझ गए मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिख दिया कि वेक्टोरियल फॉर्म में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा यू कॉस थीटा आई कैप माइनस प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो जी टी जे कैप यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को पता है दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर आप बात करते हैं वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, याद करो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, वेक्टर ए डॉट बी, अगर ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होएगा तो व्हाट विल राइट दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इफ यू रिमेंबर कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को एक वेक्टर ले लूँ और फाइनल वेलोसिटी को दूसरा वेक्टर ले लूँ, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, बोलो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होएगा जीरो। तो ले लेते हैं जीरो, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, लाइक विल राइट u dot v must be equal to zero, u dot v must be equal to zero। अगर हमने यहाँ तक लिख दिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है बच्चों। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा डायरेक्ट वैल्यू। क्या वैल्यू लिखूंगा, दैट u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। v की वैल्यू क्या है, u cos थीटा आई कैप, राइट हियर, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी डी जै कैप। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, ये लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, और प्रोडक्ट का वैल्यू किसके इक्वल करूंगा, जीरो के। तो यहाँ से मेरे को t की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बहुत डिफिकल्ट था? नहीं था। हमें क्या करनी थी, हमें बस एक दिमाग में सोचना था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो मुझे वेक्टोरियल फॉर्म में वेलोसिटी लिखना है। जब मैं वेक्टोरियल फॉर्म में वेलोसिटी को लिखूंगा उसके बाद क्या करूंगा, मैं दोनों को डॉट प्रोडक्ट के साथ इक्वलाइज करूंगा जीरो को, और वहां से जो टी की वैल्यू आएगी दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चल लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ एनएलएम से, और देखना एनएलएम का क्या क्वेश्चन है। एनएलएम का क्वेश्चन ये है बच्चों, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनएलएम फ्रॉम एचसी वर्मा। क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर बैठी है निराली, ठीक है, लिफ्ट के अंदर निराली बैठी है और लिफ्ट अभी है रेस्ट पे, ठीक। अब क्या होगा, अब सडनली लिफ्ट जाएगा नीचे, नीचे जाएगा कितना से, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब लिफ्ट नीचे जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो पूछ रहा है आफ्टर टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड निराली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब बोला भैया अब जी को ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव ये आपकी मर्जी है, ठीक है, हम वो तो डिसाइड कर लेंगे, उसका कोई पंगा नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ कि हमें लिफ्ट पे हमने लिफ्ट पे निराली को बिठाया, जब बिठाया तो रेस्ट पे था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया निराली को लिफ्ट को एक्सलेट कराना, दैट इज विथ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे भगा दिया हमने। अब हम पूछ रहे हैं कि निराली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम लिफ्ट का नहीं पूछ रहे हैं, हम निराली का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं आफ्टर 0.2 सेकेंड।
जबकि हमने एक्सेलरेट किसको कराया है, लिफ्ट को कराया है, और अंदर लिफ्ट में निराली बैठी है। तो देखना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि जब अर्थ, ये रहा अर्थ, अर्थ आपको जब पुल करेगा तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से पुल करेगा, दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज नियर बाई अर्थ। ओके, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको मिल सकता है वो 9.8 है। क्वेश्चन में बोल दिया आप मैक्सिमम 10 ले लो, तो हम 10 यहाँ ले लेंगे, तो बोलेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो जब लिफ्ट के अंदर निराली बैठी हुई थी, ठीक है, और लिफ्ट स्टार्ट किया एक्सेलरेट होना विथ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिफ्ट कितना से नीचे जाने लगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो लिफ्ट तो बहुत तेजी से नीचे चल गया होगा। क्या निराली लिफ्ट के साथ गिर सकती है? निराली को तो हमने खड़ा किया, निराली को तो बांध नहीं दिया लिफ्ट से, अटैच तो नहीं किया, नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, इस केस में निराली हवा में आ जाएगी। निराली तो यहाँ रहेगी नहीं, निराली आ जाएगी हवा में यहाँ पे, मतलब निराली गिरेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और लिफ्ट गिरेगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम नेट एक्सेलरेशन जो लेते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 12 में 10 सब्ट्रैक्ट करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते। 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है। लिफ्ट अलग जा रहा है, बंदी अलग जा रही है, ठीक है, तो नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे बे? तो लिखेंगे हम कि एक्सेलरेशन जो है निराली का, एक्सेलरेशन ऑफ निराली, नेट एक्सेलरेशन ऑफ निराली कितना होगा, मैं अलग से लिख देता हूँ गाइस। एक्सेलरेशन ऑफ निराली इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज निराली तो सिर्फ अलग अलग गिर रही है, उसको लिफ्ट के गिरने से कोई मतलब नहीं। हाँ, लिफ्ट अगर बहुत छोटा होएगा तो निराली का मुंडी तो डेफिनेटली फटना ही है, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ए मेरा आ गया, टी मेरे पास है 0.2 सेकेंड, जी दिया हुआ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से मैं वैल्यू को अगर पुट करूँ तो आई गेट एच, क्या मेरे को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, देन विल राइट u की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो आई विल नॉट राइट दिस हियर क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। विल पुट द वैल्यू 1/2 -10 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से मैं कैंसिल आउट करके नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि नेगेटिव होगा और होना भी चाहिए। तो दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने बस ये देखा कि क्या निराली और लिफ्ट दोनों साथ साथ नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा कि गिरेगा। अगर गिरेगा तो मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूंगा, अगर नहीं गिरेगा तो मैं एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जो है निराली का वो निकाल लूँगा। तो हमने क्या देखा कि लिफ्ट इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे कि निराली उतना एक्सेलरेशन से नीचे जा नहीं सकती, क्योंकि अर्थ उसको खींच ही नहीं पा रहा उतना, उस 10 से ज़्यादा वो उसकी औकात नहीं है। तो यहाँ फाइनली हमने डिसाइड किया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल एक्सेलरेशन है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट करी और हमें मिला आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कच्ची डोरियों 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 में मनु तो बांध ले। ये एक ब्लॉक है, मास m, यहाँ से एक ये पुली है, यहाँ भी पुली है, ये भी ब्लॉक है मास m का, ठीक है। कच्ची डोरियों 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 में मैंने तो बांध ले, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देख लेना, ये जो मास है ये रखा हुआ, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों फ्रिक्शनलेस है। कैसा है बोलो, दोनों
frictionless. तो I can write here surfaces are frictionless. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जितने सरफेस है वो कैसे है बोलो, सब फ्रिक्शनलेस है। ठीक, यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन तो नहीं है। ठीक, ये जो एंगल दिया हुआ है बच्चों, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, वो एंगल मेरा मिला हुआ थीटा। अब पूछ रहा है कि सारे जब सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, पुलिस मासलेस है, ये पुलिस है, पुलिस मासलेस, और क्या है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, वो लंबा नहीं होएगा, छोटा नहीं होएगा, ना टूटेगा, ऐसा है सिचुएशन। अब पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चलना देखना। नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम के लिए मैंने एक बार फॉर्मूला बताया हो आपको, और नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ अभी कि देखो बच्चों, ऐसे कंडीशन में एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, acceleration is equal to net force divided by total mass, divided by total mass, ये फॉर्मूला होता है, that net acceleration is equal to net force divided by total mass। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, तो क्वेश्चन के डिजाइनिंग को एक बार समझो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एच सी वर्मा। क्वेश्चन की डिजाइनिंग को समझिए। अगर मैं इधर देखूं, नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को चीजें ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये आएगा एम जी साइन थीटा। कितना आएगा बोलो, एम जी साइन थीटा, यही आएगा। अगर मैं सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो नहीं, यहाँ पे टी लगेगा। ठीक, इधर भी टी लगेगा क्योंकि मेरा स्ट्रिंग मासलेस है और बीच में फ्रिक्शन भी नहीं है। तो जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा। क्या पीछे यहाँ फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो मेरे पास नेट फोर्स जो है वो इतना ही है। ठीक, मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जरूर होगा, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ रहे बात को, अरे समझे कि नहीं। तो नेट फोर्स मेरा एम जी साइन थीटा है, यही बॉडी को ड्राइव कर सकता है। तो मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखूंगा, आई विल राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज एम एंड एम। सो टोटल मास इज व्हाट, एम प्लस एम, दैट इज एम cancel, so answer is g sin theta divided by 2, that is the answer of the question। समझना, क्वेश्चन को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन बना हुआ था, उस सिचुएशन में ब्लॉक रखे हुए थे। जैसे ही ब्लॉक रखा हुआ आपने रिलीज किया, तो आप जानना चाहते हो कि कितने एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला जानी, क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है जब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड क्या है, वो मेथड है कि भैया आप टोटल फोर्स डिवाइड बाय मास करिए, आपको वो वैल्यू एक्सेलरेशन की निकल जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो हमने क्या किया, हमने फोर्स ब्रेक किए कि कितने फोर्स है जो इसको ड्राइव कर सकता है, कितने फोर्स है जो इसको अपोज कर सकता है। तो व्हाट वी फाउंड कि एक ही फोर्स है जो इसको ड्राइव कर रहा है, ऑपोजिशन में कोई फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स मेरा आ गया, दैट इज एम जी साइन थीटा। अब मेरे को देखनी है टोटल मास कितनी है। तो टोटल मास 2 ब्लॉक है, एम एम 2m। हमने डिवाइड किया, वी गॉट द आंसर। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन से लिया हुआ है। तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन क्या है, जरा देखो बे, देखना बाबा लालाज। देखो ये ब्लॉक है, समझना, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक है। दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सिस्टम डाल दिया कि चलो ये ग्राउंड पे रखा हुआ, ग्राउंड पे रखा हुआ। हमने इसको रस्सी से बांध दिया रस्सी से, और ये पूछ रहा है कि ये एफ मैक्सिमम कितना होना चाहिए। दिस इज 0.2, दिस इज 0.1। ये म्यू 1 की वैल्यू है, ये म्यू 2 की वैल्यू है। ठीक, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम एफ कितना होना चाहिए जो ये नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे।
what should be the minimum, sorry not maximum, what should be the minimum value of force so that the block, lower block, the capital M block will start sliding. समझ गए? तो मैं देखता हूँ उसको कितना होना चाहिए था और कितना हो सकता है, सब देख लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे करेंगे? तो देखेंगे इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा। तो बच्चों अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन आप अपर देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा, जब ये एफ इधर खींचेगा उसको तो इस पे फ्रिक्शन तो पीछे लगने वाली है। दैट एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू μ1 इंटू टोटल एम, m1 प्लस एम कैपिटल एम इंटू जी, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लोअर ब्लॉक पे। तो वो कितनी होगी? वो होगी μ1 की वैल्यू है 0.2। बच्चों ये ब्लॉक का मास में देता हूँ स्मॉल m 1 kg और कैपिटल M 2 kg, ताकि आपको वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं मास की वैल्यू नहीं देता हूँ तो आपका आंसर बीच में एक स्मॉल m कैपिटल M का फॉर्मेट रहेगा। बेटर आई गिव यू दी एग्जैक्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे देखना इसको रब कर रहा हूँ, μ1 मेरे को पता है 0.2 है, μ2 पता है मेरे को 0.1 है, तो रब कर दिया। m1 इज गिवन 1 kg, मतलब स्मॉल m इज गिवन 1 kg, कैपिटल M इज गिवन 2 kg, तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, alright, so now if you put the value 0.2 into m1 plus n2 is 3 और g 10 ले लिया, 0.10 को कैंसिल किया तो ये 6 न्यूटन आ रहा है, जो मेरा F1 है, जो मेरा डाउन एकदम ग्राउंड पे यहाँ जो फ्रिक्शन लगने वाला है F1 वो आ रहा है 6 न्यूटन। क्या इतना फोर्स सफिशियंट होगा खींचने के लिए, क्या इससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी? अब देखते हैं। जैसे ही आपने इस ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या हुई? इस ब्लॉक की टेंडेंसी हुई है नीचे गिरने की, मतलब लेफ्ट साइड गिरने की। यही ना हो यार, अब मेरे पैरों तले ज़मीन ऐसे निकालोगे तो मेरा इधर गिरने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा ना, इधर से खींचोगे तो इधर गिरने की, और इधर से खींचोगे तो इधर से गिरने की। समझ गए? अब समझ गए, समझ गए। और यहाँ से खींचोगे तो यहाँ से गिरूंगा, है ना काजल? चलो, तो जब ये एफ फोर्स आपने इधर लगाया तो इस ब्लॉक को नीचे जाने की टेंडेंसी हुई, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? सोचो यार, बोलो यार। अबे जब अपर ब्लॉक पे की जाने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा, हाँ या ना? कितना लगेगा? तो F2 लगेगा, वो होगा μ2 स्मॉल m इंटू जी। तो μ2 की वैल्यू कितनी है? 0.1, m की वैल्यू कितनी? 1 और g 10, तो यहाँ से 10 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 न्यूटन। तो ये जो 1 न्यूटन है वो किसकी वैल्यू है? 1 न्यूटन है, वो है वैल्यू फ्रिक्शन की, जो अपर ब्लॉक पे राइट साइड लग रहा है। और फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है, तो लोअर ब्लॉक के यहाँ पे किधर लग रहा होगा? बोलो बोलो यार, बोलिए कि लोअर ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे किधर लग रहा होगा? बोलो जरा, बोलो यार। पीछे लग रहा होगा। ये जो लोअर ब्लॉक है यहाँ पे, कच्ची डोरियों 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 से, ये ब्लॉक जब फ्रिक्शन इस वाले पे राइट लग रहा है F2, तो लोअर ब्लॉक पे लेफ्ट लग रहा होगा F2। कितना लग रहा होगा? उतना ही लग रहा होगा, 1 न्यूटन। समझ गए? और ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, लग रहा था F1, वो था 6 न्यूटन। तो टोटल फ्रिक्शन जो है वो लोअर बॉडी पे कितना लग रहा? इस लोअर बॉडी पे टोटल फ्रिक्शन लग रहा है 6 + 1 7 न्यूटन। तो आपको अगर मूव करानी हो, आपको मूव करानी हो तो लोअर बॉडी को मैक्सिमम मिनिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा? यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 1 न्यूटन लग रहा है। यही स्मॉल ब्लॉक पे यहाँ पे सिर्फ 1 न्यूटन लग रहा था, जो कि ऑपोजिशन, ये 1 न्यूटन नहीं लगता तो वो गिर जाता। ठीक है ना? समझ रहे बात को? तो ये 1 न्यूटन फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है और 6, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड दिस ब्लॉक इज 7 न्यूटन, मीन्स जस्ट ग्रेटर देन 7 न्यूटन आप देते हो
तो ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। जो 7 न्यूटन है वो लिमिटिंग कंडीशन है, दैट लिमिटिंग, फ्रॉम देयर बॉडी विल स्टार्ट। ओके, अंडरस्टूड। हमने क्या किया, जरा क्वेश्चन की डिजाइनिंग को समझिए। हमने बस थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया है। लॉलीपॉप क्या दिया है कि हमने डिज़ाइन किया क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को ऐसा रखा, फिर एक ब्लॉक को कैपिटल एम लिया, दूसरे को स्मॉल एम लिया, फिर बोला कि इसमें मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, ये इस पे इसके साथ अटैचमेंट में रखा हुआ है। तो फिर हमने यहाँ का पहले क्या किया, हमने यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जो वी गॉट 6 न्यूटन। फिर हमने देखा कि अगर कैपिटल एम राइट साइड जा रहा है तो स्मॉल एम के लेफ्ट साइड गिरने की टेंडेंसी हुई। अगर लेफ्ट गिरने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट लगेगा। और अगर फ्रिक्शन यहाँ पे राइट लगने लगा अपर वाला ब्लॉक पे, तो लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट। तो यहाँ पे दो फ्रिक्शन हो गया, F2 एंड F1। F2 की वैल्यू थी 1 न्यूटन, तो यहाँ भी 1 न्यूटन हुआ। तो इस ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे दो फोर्स लगने लगा, एक 1 न्यूटन, एक 6 न्यूटन। तो टोटल ऑपोजिशन कितना हो रहा है, 7 न्यूटन। तो आपको 7 न्यूटन मिनिमम देना पड़ेगा। समझ गए, आप 7.1 दोगे तो आपका बॉडी एक्सलेट करना चालू कर देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रिक्शन ओनली। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखना बे। क्वेश्चन ये है कि हमने दो ब्लॉक को रखा हुआ है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ठीक, दिस इज कैपिटल एम, इसको मैं 4 kg ले लेता हूँ, इसको 3 kg ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ का फ्रिक्शन देता हूँ मैं 0.3, यहाँ का फ्रिक्शन देता हूँ 0.1। और ऐसा करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं फ्रिक्शन लेस ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट दिस लोअर सरफेस इज फ्रिक्शन लेस। तभी तो मजा आएगा, धीरे धीरे करेंगे सारे क्वेश्चन। लोअर सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस है, अपर सरफेस जो है वो रफ है, एंड दिस रफनेस इज गिवन 0.2। अब पूछ रहा है कि एफ मिनिमम कितना होना चाहिए। नहीं, एफ मिनिमम नहीं पूछ रहा है कि जब आप फोर्स लगाओगे तो दोनों बॉडी साथ में जाएगा, ऑफकोर्स। फिर फोर्स बढ़ाओगे तो उसके गिरने की टेंडेंसी होगी, फिर और फोर्स बढ़ाओगे तो और गिरने की टेंडेंसी होगी, और बढ़ाओगे तो और गिरने की टेंडेंसी होगी। तो ये एफ मेरा कितना हो जाए जब वो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे स्लाइड करना चालू कर दे। अपर ब्लॉक क्या करे, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे स्लाइड करना चालू करे और उस पर गिरने की इसकी टेंडेंसी चालू हो जाए। अभी गिरना नहीं है, अभी ब्लॉक स्लाइड करना बस चालू कर दे। तो एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप थोड़ा फोर्स लगाएंगे दोनों साथ जाएगा, फिर और लगाएंगे और हो सकता साथ जाए, पर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी डी अटैच होना चालू होगा। तो वो फोर्स कितनी होनी चाहिए जब मेरा बॉडी डी अटैचमेंट को स्टार्ट कर दे। समझ गए बाबा, बाबा। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालो, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ फोर्स लग रहा है जो इसको ड्राइव कर रहा है, देखना दिस इज द फोर्स विच इज ड्राइविंग दिस सिस्टम। तो एफ हो गया मेरा नेट फोर्स। टोटल मास कितना है, 3 + 4 7। तो ये एक्सेलरेशन से सिस्टम ड्राइव हो रही है अगर मैंने फोर्स एफ लगाया तो, जो कि मेरे को निकालनी है। ठीक है, एफ ही तो निकाल ली, पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो नेट फोर्स अपन टोटल मास निकालूंगा। तो दिस इज एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूंगा, मेरा लोअर ब्लॉक पे कोई, लोअर सरफेस पे, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, राइट। अब मैं देखूंगा अगर ये ब्लॉक राइट साइड जा रहा है तो अपर ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी किधर है, अपर ब्लॉक के नीचे गिरने की टेंडेंसी है, मतलब बैक साइड, दिस साइड। मतलब अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड लगेगा। समझ गए, इस पे जो फ्रिक्शन लगने वाली है वो लगेगी राइट साइड। समझे बाबा। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, इधर लगेगा। कितना लगेगा ये वैल्यू, ये 3 kg था और रफनेस दिया 0.1। सो आई राइट एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3 इंटू 10। यही ना होता फॉर्मूला यार, फॉर्मूला तो समझा करो। फॉर्मूला होता है म्यू, यहाँ पे जो फॉर्मूला है म्यू एम इंटू जी।
तो यहाँ से 10 पॉइंट को कैंसिल करेगा तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है 3 न्यूटन, मतलब ये 3 न्यूटन इसको ड्राइव कर रहा है राइट साइड। इसका मतलब है जो ये लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आने वाली है बैक साइड, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 3 न्यूटन। समझ गए? मतलब ये 3 न्यूटन को क्रैक अगर आप कर देंगे तो आपका बॉडी स्लाइड करना चालू करेगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड 3 न्यूटन का चल रहा है। आप समझे बात को? समझे क्या लाला? बोलो बे, बोलो बे, अबे बोल यार। अब देखना, इस वाले बॉडी पे राइट साइड जो चल रहा है वो 3 न्यूटन, और बॉडी के गिरने की टेंडेंसी है लेफ्ट। तो क्यों गिरने की टेंडेंसी है लेफ्ट, और कितने फोर्स से गिरेगी लेफ्ट? अबे तो स्यूडो फोर्स का नाम सुना है क्या बाबा? तो स्यूडो फोर्स का नाम तो सुना होगा आपने। तो कितना होएगा? तो स्यूडो फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है बच्चों अपर ब्लॉक पे, वो लग रहा है एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ द बॉडी जिस पे वो लग रहा है। तो वो एफ स्यूडो जो लग रहा है दैट इज 3 इंटू एफ बाई सेवन। और अगर ये फोर्स इसके बराबर होगा तो क्रैक करने की टेंडेंसी चालू हो जाएगी। समझे बे? 3 न्यूटन मेरा लग रहा है इस साइड में, इस साइड में लग रहा है एफ बाई सेवन इंटू 3। अगर ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे और हल्का सा आप एफ को बढ़ाएंगे तो ये अपर ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड स्लाइड करना चालू कर देगा ऑन लोअर ब्लॉक। समझ गए? तो इक्वलाइज कर देते, इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है वे। तो क्या हम लिखेंगे? 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3 इंटू एफ बाई 7। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आएगा बोलो? जो भी आएगा f का वैल्यू वो मैं लिख दूंगा। तो f की इतनी वैल्यू होना चाहिए जब मेरा अपर ब्लॉक जो है वो लोअर ब्लॉक पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। समझ गए क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो ब्लॉक था, एक लोअर ब्लॉक एक अपर ब्लॉक, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था। ये सरफेस कैसा था बोलो? ये सरफेस था फ्रिक्शनलेस। हमने देखा यहाँ पे मेरा f की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि मेरा अपर ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड स्लाइड करना स्टार्ट कर दे ऑन दिस सरफेस। तो हमने देखा कि हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दे, उस एक्सेलरेशन को हम यहाँ स्यूडो फोर्स में मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर बॉडी लेफ्ट जाने की टेंडेंसी रखता है तो कितने फोर्स और एक्सेलरेशन के साथ रखता है। मेरा फोर्स आ गया था, उस फोर्स को जो लिमिटिंग राइट साइड लग रहा था उसको इक्वलाइज कर दिया। तो जब मैंने बॉन्ड क्रैक कर देनी है तो आपको बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इक्वलाइज कर दिया तो वहाँ से मुझे फोर्स की वैल्यू मिल गई। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वी विल टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस बुक्स लाइक Irodo, SS Coroto, HC Verma, Singes. We have previous years IIT Advanced and JMN questions, और बहुत सारे बुक है। हम सबसे क्वेश्चन लेंगे वन बाय वन। So this is all about this lecture. Thank you guys for being part of this class. Please be in touch. My name is Amir. I have lots of experience, मतलब इतना। और thank you. Keep watching, like, share and subscribe.